नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई क्लास के अंदर। और थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाले तमाम जो साथी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि अपने जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं श्रीमान आलोक राज जी, उनका ट्वीट आ चुका है कि बहुत ही जल्दी आपकी एग्ज़ाम डेट, थर्ड ग्रेड मेन एग्ज़ाम की डेट है वो डिसाइड कर दी जाएगी। तो अब अपन बिना इंतज़ार किए रीट एग्ज़ाम है वो भी संपन्न हो चुकी है। सभी की पात्रता है वो जिनकी हासिल हो जाएगी वो थर्ड ग्रेड की तैयारी करेंगे। तो आज का ये सेशन बिना किसी देरी के और अपन थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा के ऊपर कार्य करना शुरू कर दें, उसी के लिए मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है। तो तमाम जो थर्ड ग्रेड के अभ्यर्थी हैं, थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं मुख्य परीक्षा की, तो उनके लिए जो साइंस और मैथ से हैं, साइंस मैथ की स्ट्रीम के अंदर एग्ज़ाम देने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये सेशन है वो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे आगे कि एक ऐसी क्लास डिज़ाइन की गई है जिसके अंदर आपको संपूर्ण मैटर और एक शानदार तरीके से आपको किसी भी अलग गाइड की या किसी भी अलग कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए। और डॉक्टर कलाम सीरीज़ स्टार्ट की है, तो इसके अंदर मुख्य रूप से देखिए अपने भारत के बहुत ही महान हस्ती डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो उनके सम्मान के अंदर ये नाम रखते हुए और फ्री सीरीज़ है ये, बिल्कुल किसी प्रकार का यहाँ पर कोई चार्ज नहीं रहने वाला है, ना किसी प्रकार का कोई कोर्स ऐप के ऊपर लॉन्च होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और ये पूरा का पूरा मैटर है वो साइंस का आपको अवेलेबल होगा। इसके अलावा साइकोलॉजी है उसका मैटर भी आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा, टीचिंग मेथड्स वगैरह भी होंगी। तो बहुत कुछ इस चैनल से और मैं अपनी तरफ से पूरा का पूरा समर्पित करने की कोशिश करूँगा। तो तमाम जो भी अभ्यर्थी इस चैनल के ऊपर नए जुड़े हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और निश्चित तौर पर मैं ये कहूँगा आगे अपन अभी 2 मिनट के बाद में, और जब ये अपना थर्ड ग्रेड की साइंस मैथ के अंदर साइंस की पहली ही यूनिट है उसके अंदर परमाणु संरचना, परमाणु अणु, मोल संकल्पना और परमाणु संरचना, ये 3 टॉपिक दिए हुए हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल, उसके बाद में मोल कॉन्सेप्ट, और उसके बाद में तीसरा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज की इस क्लास के अंदर उस यूनिट का एक पार्ट यानी कि परमाणु और अणु, ये अपने आप में एक टॉपिक, एक चैप्टर है, तो उसको अपन कंप्लीट करेंगे आज ही की एक ही क्लास के अंदर। वन शॉट स्कीम ये अपनी रहेगी कि आज की इस क्लास के अंदर ये कंप्लीट हो जाए। तो आप बिल्कुल शांतिपूर्वक इस क्लास को देखें। निश्चित तौर पर ये जो डॉक्टर कलाम सीरीज है वो बिल्कुल आपकी कलम की ताकत बनने वाली है। तो पूरा का पूरा वीडियो देखें, स्किप नहीं करें। और अंत में यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, यदि आपको कंटेंट है वो दमदार लगे और कंटेंट आपको सीधा का सीधा आपके माइंड के अंदर छप जाने वाला लगे, तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक शेयर करना भी नहीं भूलें। तो स्टार्ट करते हैं अपन एटम्स एंड मॉलिक्यूल। देखिएगा ये अपना टॉपिक है परमाणु एवं अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल। और मैं आपके साथ हूँ सुरेश राव, जिसने RPSC सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर साइंस में और 96वीं रैंक के साथ में मैंने सफलता प्राप्त करी और अपने अनुभव हैं वो अब आप सभी के साथ में शेयर करने की इच्छा रखता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले परमाणु है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल कर के आया और परमाणु से उसके बाद में किस प्रकार से अणु बनते हैं। ये जो चीज़ें आपके समक्ष हैं इनकी आप स्क्रीनशॉट, जब भी पूरा मैटर आपको दिखता है स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद में आप अपनी इच्छा अनुरूप इसके नोट्स हैं वो बना लें। बहुत ही कोई लंबा चौड़ा मैटर नहीं है, एकदम से एग्जाम की अप्रोच तक पहुंचने वाला मैटर ये है। और क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ बिल्कुल बाहर ही नहीं जाएगा। तो शुरुआती अगर अपन इसका परिचय देखते हैं तो भारतीय दार्शनिक, ये दोनों ही महर्षि कणाद और पकुधा कात्यायन, ये भारतीय दार्शनिक रहे हैं। महर्षि कणाद ने 500 ईसा पूर्व पदार्थ, जिसको अपन द्रव्य भी कह सकते हैं, मैटर को एक सूक्ष्म अविभाज्य कण से मिलकर बना हुआ बताया। क्या कहा इन्होंने कि प्रत्येक पदार्थ है वो एक सूक्ष्मतम पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है, एक कण से मिलकर के बना हुआ होता है। और इसी कण को इन्होंने क्या नाम दिया?
परमाणु नाम दिया, अर्थात इसको एटम कहा। तो बिल्कुल सबसे पहले 500 ईसा पूर्व सूक्ष्मतम अविभाज्य कण के रूप में परमाणु शब्द दिया किन के द्वारा? महर्षि कणाद के द्वारा। उसके बाद में इन्हीं की बात का समर्थन करते हुए और भारतीय दार्शनिक ही पकुधा कात्यायन, इन्होंने क्या कहा कि ये कण यानी ये परमाणु ये संयुक्त होकर यानी जुड़ करके द्रव्यों को भिन्न भिन्न रूप प्रदान करते हैं, अर्थात पदार्थ बनते हैं अलग अलग, और उन पदार्थों के अलग अलग रूप हो सकते हैं, अलग अलग अवस्थाएं हो सकती हैं, ठोस, द्रव, गैस, पदार्थों के प्रकार हैं वो अलग अलग ही हो सकते हैं। तो कात्यायन क्या कहते हैं कि कण यानी कि परमाणु ही संयुक्त होकर के और विभिन्न प्रकार के पदार्थों को निर्मित करते हैं। तो बिल्कुल बहुत ही आसानी से महर्षि कणाद सबसे पहले 500 ईसा पूर्व अविभाज्य कण को परमाणु इन्होंने कहा, और फिर कात्यायन इन्होंने कहा कि संयुक्त होकर परमाणु ही क्या करते हैं? द्रव्यों का निर्माण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखो, ग्रीक दार्शनिक पकुधा कात्यायन और जो महर्षि कणाद हैं वो भारतीय दार्शनिक रहे हैं, यानी कि इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट के ऊपर नहीं, जबकि दर्शन शास्त्र फिलोसॉफी के आधार पर ये चीज़ें हैं वो बताई। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, ये भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। स्क्रीनशॉट जब भी मैं थोड़ा सा साइड में हटता हूँ, यहाँ का मैटर जब बताऊंगा तो पूरी स्क्रीन आपके सामने होगी, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको लिख सकें आप। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, इन्होंने भी क्या कहा? वही जो महर्षि कणाद और पकुधा कात्यायन हैं उन्हीं की बात से सहमत होते हुए कहा कि परमाणु है वो पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है, यानी तब तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज नहीं होती है और परमाणु को क्या माना जाता है? अविभाज्य ही माना जाता है, अर्थात उसको और ज़्यादा उसका सब डिवाइडेशन नहीं किया जा सकता। तो ये बातें तो रही दार्शनिकता के आधार पर। इसके बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने 1808 में क्या दिया? परमाणु सिद्धांत दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एटॉमिक थ्योरी, परमाणु सिद्धांत सबसे पहले जिन्होंने दिया वो कौन है? जॉन डाल्टन है, 1808 में दिया। यह सिद्धांत जो परमाणु सिद्धांत दिया गया ये रासायनिक संयोजन के नियमों के ऊपर आधारित था। किन नियमों के ऊपर? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किन नियमों पर आधारित था? तो रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम कौन कौन से हैं आगे अपन पढ़ेंगे भी इस चैप्टर के अंदर। तो मुख्य रूप से वो हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अर्थात जब भी कोई पदार्थ है वो क्रिया करते हैं तो क्रिया कारकों का जो द्रव्यमान है और क्रिया फलों का जो द्रव्यमान है वो कुल द्रव्यमान क्या रहता है? बराबर रहता है। द्रव्यमान का न तो ह्रास किया जा सकता है और न ही द्रव्यमान है उसको अपन क्या कर सकते हैं? प्रकट कर सकते हैं और ज़्यादा उसको निर्मित कर सकते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और एक नियम यहाँ पर अपन पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, इस नियम के अंतर्गत अपन देखेंगे कि कोई भी यौगिक जब बनता है उस यौगिक को अपन चाहे किसी भी मेथड से प्राप्त करें, किसी भी स्थान से प्राप्त करें, कोई भी व्यक्ति प्राप्त करे, किसी भी प्रोसेस से प्राप्त करें, उसके अंदर जो परमाणुओं के द्रव्यमान का अनुपात, सपोज दैट अपन कहें NH3 अमोनिया है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 14 यूनिट, और हाइड्रोजन का 1 होता है, तीनों का मिलाकर के कितना? 3। तो 14:3 में इनके द्रव्यमान का क्या हुआ? संयोग हुआ। तो अमोनिया चाहे किसी भी विधि से बनाई जाए उसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात है वो हमेशा क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, और वो 14:3 ही रहेगा। तो ये जो नियम हैं इन नियमों को आधार मानते हुए और क्या दिया गया? परमाणु सिद्धांत दिया गया। किसके द्वारा? जॉन डाल्टन के द्वारा। क्या है देखो, जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य यानी कि सारे के सारे पदार्थ, चाहे वो तत्व हैं, चाहे वो यौगिक हैं, चाहे यौगिकों से मिलकर के बना हुआ कोई मिश्रण है, ये सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए होते हैं, और इन सूक्ष्म कणों को क्या कहा जाता है? परमाणु कहते हैं। यानी यही बात जिसको पहले के दार्शनिकों ने, महर्षि कणाद ने, पकुधा कात्यायन ने, डेमोक्रिटस ने और ल्यूसिपस ने, इन्होंने जिसको परमाणु शब्द दिया, यही परमाणु
शब्द है वो किन के द्वारा दिया गया, जॉन डाल्टन के द्वारा कहा गया। लेकिन इन्होंने ये कहा कि सभी द्रव्य, सारे के सारे पदार्थ हैं वो किन से मिलकर बने हुए होते हैं, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। यही बात इनकी थी। अब देखो आगे चल करके, और जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उसके मूल तथ्य क्या क्या हैं, अभिग्रहित क्या हैं, जिनसे ये सिद्ध होता है कि रासायनिक संयोजन के नियमों के ऊपर आधारित ये जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था। अब देखिएगा आगे, बहुत ही आराम से और शांत चित्त से इसको देखें अपन। जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अभिग्रहित यानी इसके मूल तथ्य क्या थे, कॉन्सेप्ट क्या थे। तो इन्होंने क्या कहा, सभी द्रव्य यानी कि सारे के सारे पदार्थ परमाणुओं से निर्मित होते हैं। तो पहले भी आ चुकी है, डेफिनेशन में भी ये बात आ चुकी है, और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लोड लेने की कहीं आवश्यकता ही नहीं है। जब अपन बीएससी करके और यहाँ पहुँचे हैं तो ये चीज़ें कॉमन सी बातें हैं, जानते हैं अपन सभी। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि जब भी कोई पदार्थ है वो परमाणु से निर्मित है, जब वो अभिक्रिया करेगा, जैसे मैं यूँ कहूँ कि सपोज दैट ऐसा कहा जा रहा है कि जिंक Zn प्लस मैं कहूँ CuSO4, तो यहाँ पर जिंक और ये कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट में कॉपर का परमाणु भी है, सल्फर का परमाणु भी है और ऑक्सीजन के 4 परमाणु भी हैं। ये जब रिएक्शन करेंगे तो जैसे यहाँ पर ZnSO4 प्लस कॉपर ये बना, तो यहाँ ये पूरा का पूरा जो अणु है कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूल है, ये पूरा एक साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पहले ये अपने आयनों के अंदर, परमाणुओं के अंदर टूटेगा और टूटकर बाद में क्या होगा, रिफॉर्म करेगा, दोबारा बनाएगा किसको, जिंक सल्फेट को बनाएगा। मतलब कि यहाँ इस सेंटेंस के कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि जब भी कोई पदार्थ या जब भी कोई अभिक्रिया करता है, कोई अभिकारक, तो वो क्या करता है, उसके अंदर अभिक्रिया में भाग लेने वाली इकाई है, क्रिया करने वाली इकाई है, वो कौन होती है, परमाणु ही होती है। तो सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं और ये परमाणु ही रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली इकाई कौन है, परमाणु है। परमाणु सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है, सबसे छोटा और एक अविभाज्य पार्टिकल है, जिसका अभिक्रिया में सृजन या विनाश नहीं होता। पदार्थ है वो पहले वाला नया पदार्थ के अंदर बदलता है, उत्पाद हैं वो नए बनते हैं, लेकिन परमाणु हैं वो के वही रहते हैं। यहाँ भी अपन देखेंगे परमाणु वो के वही रहेंगे, यहाँ भी परमाणु वो के वही रहेंगे। परमाणु रीअरेंज होंगे और रीअरेंज होकर पुनर्व्यवस्थित होकर के नए उत्पादों का निर्माण करेंगे। तो परमाणु का सृजन या परमाणु का विनाश नहीं होता है। उसके बाद में एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। कहने का मतलब जैसे कोई तत्व है हाइड्रोजन, अब इस हाइड्रोजन को अपन जैसे यूं देख रहे हैं H2SO4, ये कोई यौगिक है। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, यहाँ पर 2 परमाणु हैं। तो इन दोनों परमाणुओं का द्रव्यमान भी बराबर होगा, एक एक है तो एक एक की होगा। इनके जो रासायनिक गुण हैं वो भी बराबर होंगे। तो ये तो सीधी सीधी बात है, जब एक ही तत्व के सारे परमाणु हैं तो उनके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो बाद में खोजे गए उन सभी की संख्या बराबर होगी, और उनकी संख्या बराबर होगी तो उनका द्रव्यमान भी सेम होगा और उनके रासायनिक गुण भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो बिल्कुल सामान्य सी बात है, कॉमन सी बात है, लेकिन जब पढ़ी हुई होती है तब उसको अपन एग्जाम में अप्लाई कर पाते हैं, वरना एग्जाम में अपन कंफ्यूज होते हैं। आगे देखो, भिन्न भिन्न तत्व बदल दिए गए। जैसे एक तत्व है हाइड्रोजन, दूसरा मैं कह दूं ऑक्सीजन। तो अब की बार क्या है, तत्व डिफरेंट हैं, एलिमेंट अलग अलग हैं। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान एवं उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो देखो यहाँ पर एक ऑक्सीजन का एटम है, दूसरा हाइड्रोजन का एटम है। तो सीधी बात है इसका परमाणु क्रमांक 1 है क्योंकि प्रोटॉन 1 है। ऑक्सीजन है उसका यहाँ पर देखेंगे परमाणु क्रमांक 8 है क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 8 है। यहाँ पर द्रव्यमान संख्या है वो 1 ही है अगर प्रोटियम देखा जाए तो, और यहाँ पर द्रव्यमान क्या संख्या क्या है, 16 है। तो अलग अलग तत्वों के परमाणु होंगे, उनके द्रव्यमान भी अलग होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो एक ही तत्व के सारे परमाणु समान और अलग अलग तत्वों के परमाणु है वो क्या होते हैं, गुणों में भिन्न होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। अब देखो ये जो सेंटेंस है, ये जो
यहाँ इस सिद्धांत का बिंदु है वो किस बात को शो करता है, वो करता है रासायनिक संयोजन के नियमों को फॉलो करता है। रासायनिक संयोजन के नियमों के अंदर अपन ने स्थिर अनुपात का नियम देखा। स्थिर अनुपात के नियम के अंदर क्या था कि कोई भी यौगिक है, उस यौगिक के अंदर जो भी परमाणु होंगे वो निश्चित अनुपात के अंदर जुड़ेंगे। तो संख्या का अनुपात भी निश्चित रहता है और द्रव्यमान का अनुपात है वो भी उनमें क्या रहता है, निश्चित रहता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को भी ये फॉलो करता है और स्थिर अनुपात के नियम को भी फॉलो करता है। तो यहाँ पर यह अभिग्रहित यूँ दे दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा अभिग्रहित है जो स्थिर अनुपात के नियम की अनुपालना करता है। अब इनमें से 4 स्टेटमेंट दे दिए। तो यहाँ पर देखिए स्थिर अनुपात के नियम को फॉलो करने वाला स्टेटमेंट कौन सा है, यही है कि तत्वों के परमाणु है वो निश्चित अनुपात में संयोग करके क्या बनाते हैं, यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन है वो यहाँ पर स्टेटमेंट से भी बनाया जा सकता है। तो ये कुछ अलग अलग अभिग्रहित जो कि जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अंतर्गत जॉन डाल्टन ने बताए। तो एकदम से ध्यान में रहने वाले हैं कि सबसे छोटी इकाई परमाणु, परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता न बनाया जा सकता। एक ही तत्व के परमाणु समान, अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग गुणों के अंदर और स्थिर अनुपात के अंदर ही संयोग करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं, आराम से ये याद रह जाएंगे। आगे बात करते हैं। देखिए परमाणु क्या है। अब तक जो अपन ने देखा उस पर अध्ययन के आधार पर क्या निकल कर के आया। अगर अपन 1 लाइन के अंदर अगर जवाब देखें तो पदार्थ या द्रव्य यानी मैटर की रचनात्मक इकाई, अपन ने कहा कि पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है जो परमाणु है। तो पदार्थ को बनाने वाला, पदार्थ की रचना करने वाला कण है वो कौन है, परमाणु है। ठीक है। और अपन ने ये भी देखा कि कोई भी पदार्थ जब अभिक्रिया में भाग लेता है तो वो पदार्थ पहले टूटता है, किसमें, अपने अवयवी कणों में यानी कि परमाणुओं में, आयनों में टूटता है और बाद में अभिक्रिया करता है। तो अभिक्रिया करने वाली क्रियात्मक इकाई भी कौन है, परमाणु ही है। तो इन शॉर्ट अपन कहें कि परमाणु क्या है, तो परमाणु पदार्थ की रचनात्मक इकाई, उसको निर्मित करने वाली इकाई है और उसकी अभिक्रियात्मक इकाई है कौन, परमाणु यानी कि एटम। अब बात करते हैं अपन परमाणु के आकार की। परमाणु है उसकी साइज क्या होती है। तो परमाणु अति सूक्ष्म होता है, इसको अपन नग्न आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, विदाउट अपन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। बात करते हैं परमाणु त्रिज्या की। तो परमाणु त्रिज्या, परमाणु जैसे ये कोई एटम है और यहाँ बीच में उसका क्या है, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक है। तो परमाणु की त्रिज्या जो होती है केंद्र से लेकर यहाँ तक की, ये त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, याद रखें, पूछा जा सकता है। और सबसे छोटे परमाणुओं के अंतर्गत यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु को आधार मानते हुए, और ये क्या है, परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर। बिल्कुल स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछा जाता है, परमाणु त्रिज्या होती है तो 10⁻10 मीटर, 10⁻15 मीटर, 10⁻12 मीटर, ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो 10⁻10 मीटर डायरेक्ट फैक्ट। नाभिक की त्रिज्या, तो नाभिक देखिए, नाभिक परमाणु से क्या हो गया, ये परमाणु की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ एटम, और ये नाभिक की त्रिज्या तो ये इससे भी छोटा हो गया। तो इससे 10⁻10 से भी छोटा, 10⁻10 मीटर परमाणु की त्रिज्या और 10⁻15 मीटर ये क्या हो गई, नाभिक की त्रिज्या। तो इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों फैक्ट को भी याद रखेंगे। अब ये छोटा सा स्टेटमेंट जो कि जानते हैं अपन सारे, काम की चीज़ तो यहाँ पर यही है, लेकिन ये कॉमन जानकारी कि अति सूक्ष्म होने के कारण परमाणु त्रिज्या है वो नैनोमीटर के अंदर क्या करी जाती है, अभिव्यक्त करी जाती है, मापी जाती है। और 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻9। नैनो का मतलब 10⁻9। तो नैनो का मतलब 10⁻9 है, तो 10⁻9 मीटर हो गया। या इसी को अपन अपोजिट करके लिखते हैं तो 1 मीटर बराबर इधर जाएगा तो ये प्लस की 9 हो जाएगी, 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये परमाणु त्रिज्या है ये, और परमाणु आकार है, इसका कॉन्सेप्ट अपन ने देखा। चलिए बात करते हैं आगे। इतना सटीक मैटर है ये, देखने में यूं बहुत ही आसान सी चीज़ें लगती हैं, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से तो ऐसा लगेगा कि ये मैटर वास्तव में इतना गजब, इतना शानदार, NCERT को कंप्लीट फॉलो करने वाला मैटर है।
इसके बाद बात करते हैं अपन तत्वों के परमाणु प्रतिरूप। ये बेसिक सी क्लास है, यहाँ से लग करके आगे परमाणु संरचना और मॉल कॉन्सेप्ट में अपन जाएंगे तो ये चीज़ें हैं वो बहुत ही अपने को यूँ ऐसा लगेगा कि ये आधार थी। तो परमाणु प्रतीक, संकेत, तत्वों के परमाणुओं के प्रतीक। तत्व कह सकते हैं, परमाणु कह सकते हैं, ये चीज़ें दोनों। देखो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन अपन शब्द यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, एक तत्व है, एलिमेंट है जो 118 तत्व खोजे गए हैं। अब इसका परमाणु और परमाणु का प्रतीक तो अपन क्या कहेंगे, H कहेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु प्रतीक तो भी H, और अपन डायरेक्ट कहते हैं हाइड्रोजन का प्रतीक तो क्या होता है, H ही होता है। अब देखिए वर्तमान में और जो ये तत्वों के या परमाणुओं के प्रतीक जो दिए जाते हैं वो कौन निर्धारित करती है, IUPAC नामक संस्था जो है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, इसके द्वारा, इस संस्था के द्वारा ये निर्धारण किया जाता है। लेकिन ये बात चली कहाँ से, तो सबसे पहले तत्वों के प्रतीकों का सर्वप्रथम प्रयोग डाल्टन के द्वारा किया गया। सबसे पहले डाल्टन ने ही तत्वों के प्रतीकों की शुरुआत करी थी। और ये शुरुआत किस उद्देश्य से करी गई, तो तत्वों की निश्चित मात्रा को बताने के लिए। ठीक है, तत्व है वो कितनी मात्रा के अंदर अवेलेबल है उसके लिए सांकेतिक तौर पर, जैसे यूं गोला बना दिया, इसके अंदर इस प्रकार से यूं वाई शेप बना दी, ये गोला बना दिया, इसमें यूं डॉट बना दिया गया, इस तरह के सिंबल हैं वो जॉन डाल्टन के द्वारा दिए गए थे, जो वर्तमान में प्रचलित नहीं हैं, पूर्व में यही दिए गए थे। तो सबसे पहले तत्वों के प्रतीकों का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, डाल्टन के द्वारा किया गया। और किस संदर्भ में किया गया, तत्वों की निश्चित मात्रा को अभिव्यक्त करने के लिए किया गया। अब उसके बाद ब्रेजिलियस, कौन से साइंटिस्ट, ब्रेजिलियस, इन्होंने तत्वों के वर्तमान 1 अथवा 2 अक्षर प्रतीक, वर्तमान में अपन या तो 1 अक्षर का प्रतीक लिखते हैं इंग्लिश का, या फिर 2 अक्षर का प्रतीक है वो लिया जाता है। और ये जो सुझाव है वो किसके द्वारा दिया गया था, ब्रेजिलियस के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तत्वों के वर्तमान 1 या 2 अक्षर प्रतीक हैं वो किसके द्वारा दिए गए, तो ब्रेजिलियस के द्वारा दिए गए। और वर्तमान में ये निर्धारण किसके द्वारा होता है, IUPAC के द्वारा। अब देखिएगा 1 अक्षर प्रतीक है तो उसमें एक ही अक्षर आएगा, और वो एक अक्षर क्या आएगा, कैपिटल लेटर A आएगा। जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक H, ऑक्सीजन का O, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, फॉस्फोरस का P, पोटेशियम का K। तो इस तरह से जिनके अंदर एक ही अक्षर वाला प्रतीक है तो वो एक अक्षर क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा, सभी जानते हैं अपन। फिर है 2 अक्षर प्रतीक, तो 2 अक्षरों के अंदर पहला अक्षर है वो कैपिटल होता है, और दूसरा अक्षर जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल लेटर होता है। जैसे कि एल्यूमिनियम के अंदर AL, A कैपिटल और L स्मॉल, कॉपर है तो C कैपिटल और U क्या है, स्मॉल। तो इस तरह के प्रतीक होते हैं, और अपन सारे के सारे ये चीज़ें कॉमन सी बातें हैं, जानते हैं। लेकिन लगातार अपन जब इस क्लास के ऊपर बने रहेंगे, देखेंगे, तो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ, हमने एक जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है, और बहुत ही सुकून, बहुत ही शांति मन को मिलेगी कि वास्तव में ये चीज़ कितनी यूज़फुल है अपने लिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये प्रतीक कैसे कैसे अलग अलग आए, कहाँ से, तो कॉपर का प्रतीक जो है Cu, तो ये कॉपर के प्राप्ति स्थान साइप्रस नामक स्थान से, यानी कि जो ये प्रतीक शुरू में दिए जाते थे तो वो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर थे कि किसी तत्व को कहाँ से प्राप्त किया गया, किस व्यक्ति ने प्राप्त किया, उसके नाम पर या उसके गुण क्या हैं उसके नाम पर ये प्रतीक हैं वो रख दिए जाते थे। तो कॉपर को साइप्रस नामक स्थान से प्राप्त करने के लिए, और इसका जो प्रतीक है वो यहाँ से C और U ऐसे उठा करके और क्या रख दिया गया, कॉपर का Cu। सोना, इसका प्रतीक Au, जानते हैं अपन सभी, लेकिन कहाँ से निकल के आए, तो ये क्या है, ओरम नामक शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पीला। ठीक है, और सोना भी कलर में पीला होने के कारण ओरम से और Au प्रतीक है वो इसका रख दिया गया। लौह धातु आयरन, आयरन जो है, ठीक है, तो अब इसके नाम में इंग्लिश वर्ड के अंदर तो कहीं F ही है नहीं, लेकिन Fe ये जो शब्द है वो फेरम से, कहाँ से निकल कर के आया, ये फेरम जो लैटिन शब्द होता है, फेरम। ठीक है, इस लैटिन शब्द से और क्या आया, Fe आया, आयरन, लोहे का प्रतीक फेरम से Fe बना। उसके बाद में सोडियम, ये भी लैटिन शब्द नेट्रियम, और नेट्रियम से क्या लिया गया, Na लिया गया।
उसके बाद में पोटेशियम है, तो पोटेशियम का संकेत के, ये केलियम शब्द से, और ये केलियम भी क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है। तो ये तीनों प्रतीक यहाँ पर लैटिन भाषा से बने हुए हैं। तो ये भी कॉमन सी चीज़ें जो अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। कौन सी भाषा के शब्दों से, नेट्रियम से, सोडियम को नेट्रियम से, आयरन को फेरम से, और अपन यौगिकों के अंदर देखते भी हैं जैसे फेरस सल्फेट है, फेरिक सल्फेट है, तो यही शब्द यूज करते हैं, आयरन शब्द यूज ही नहीं करते। और पोटेशियम है वो केलियम से। ये जो प्रतीक हैं वो अंग्रेजी शब्दों से या लैटिन शब्दों से या ग्रीक और जर्मन भाषाओं से लिए गए हैं। ये कॉमन सी बातें हैं। आगे देखते हैं, देखिएगा, परमाणु का अस्तित्व, यानी कि परमाणु है वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व के अंदर रह सकता है या नहीं रह सकता है। तो देखो, परमाणु है वो स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहते हैं, यानी कि अकेले स्वतंत्र रूप से कोई भी एटम है वो अस्तित्व में नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन के तौर पर देखा जाए तो जो अक्रिय गैसें हैं वो क्रिया नहीं करती हैं, तो ये मुख्य रूप से स्वतंत्र अस्तित्व के अंदर भी, जैसे नियोन वगैरह है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, रेडोन है, तो ये सभी अक्रिय गैसें हैं वो स्वतंत्र अस्तित्व के अंदर परमाणुवीय अवस्था के अंदर भी पाई जाती हैं। हालांकि कुछ के कंपाउंड भी पाए जाते हैं, लेकिन इनके अलावा सभी जो तत्व होते हैं, परमाणु होते हैं, वो संयोग करके अणु बनाते हैं, आयन बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं। इन यौगिकों के रूप में, अर्थात ये द्रव्य या पदार्थों के रूप में पाए जाते हैं। तो ध्यान में रहेगी ये चीज़ हमेशा कि परमाणु है वो स्वतंत्र रूप से अकेला परमाणुवीय अवस्था के अंदर स्थायित्व के रूप में नहीं होता है, जबकि परमाणु अपने स्थायित्व के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ग्रहण करके, अन्य तत्वों से, परमाणुओं से क्रिया करके क्या बना लेता है, अणु बना लेता है, आयन बना लेता है, यौगिक बना लेता है, यानी कि कंप्लीट पदार्थ ही बना लेता है और उसी रूप में प्रकृति के अंदर पाया जाता है। जब अभिक्रिया करनी होती है तब पदार्थ है वो अपने अवयवी परमाणुओं के अंदर टूटते हैं और वो परमाणु आगे अभिक्रिया करके नए उत्पाद बनाते हैं। इसके बाद बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान, जिसको परमाणु भार के रूप में भी जाना जाता है, एटॉमिक मास के रूप में जाना जाता है, और कैपिटल ए के द्वारा इसको अपन प्रदर्शित करते हैं, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। तो परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है, यानी एक ऐसा नंबर जो कैसे प्राप्त होगा। एक कॉमन सी बात है, इस परिभाषा को रटने की भी कहीं जरूरत नहीं है। परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है कि कोई परमाणु हाइड्रोजन परमाणु से जितना गुना भारी है। अब हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है। अब मैं कहूं कि सोडियम है Na, वो हाइड्रोजन से 23 गुना भारी है। कितना गुना भारी है, 23 गुना। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 था, 23 गुना भारी है, तो सीधी बात है सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 23 हो गया। तो इन बातों को, इन परिभाषाओं को रटने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, केवल अपने पढ़ लेने के लिए ये जरूरी है। पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि परमाणु द्रव्यमान के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु का जितना गुना भारी होता है, ऑक्सीजन 16 के परमाणु के 1/16वें भाग, ऑक्सीजन 16 का मतलब ऑक्सीजन का द्रव्यमान है वो कितना होता है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। इसके 1/16वें, तो 16 का 1/16 क्या आएगा भाई, 1 ही तो आएगा। ऑक्सीजन 16 का 1/16 भाग क्या आएगा, 1 आएगा। उससे जितना गुना भारी है, तो 1 से जितना गुना भारी है, बात तो वहीं निकल करके आ रही है। हाइड्रोजन का जितना गुना भारी है, या ऑक्सीजन के 16वें भाग से जितना गुना भारी है, या कार्बन 12, कार्बन का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 12 है। इसका 1/12वां भाग, तो 12 का 1/12वां भाग क्या होगा, 1 ही तो होगा। तो 1 से जितना गुना भारी है, जैसे 23 गुना भारी है, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है वो कितना हो गया, 23 हो गया। तो ये बातें हैं, ये स्टेटमेंट हैं। स्टेटमेंट से क्वेश्चन है वो आराम से ऑब्जेक्टिव है, वो क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो हाइड्रोजन से जितना गुना भारी हो, तो हाइड्रोजन का 1 है, तो 1 से जितना गुना भारी होगा। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है, उसका 16वां भाग ले लो, तो 16वां भाग 1 होगा, उससे जितना गुना भारी है। कार्बन 12 है, तो 12 का 12वां भाग कितना होगा, या 1/12वां भाग कितना होगा, 1 होगा। तो 1 से जितना गुना भारी है वही संख्या क्या होती है, परमाणु द्रव्यमान होती है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरह से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मेन जो इन तीनों स्टेटमेंट का मेन मोटिव है वो एक है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान भी 1, उसका जितना गुना भारी। ऑक्सीजन 16 का 1/16वां भाग भी 1, 16 का 1/16 1 ही होगा।
उससे जितना गुना भारी। कार्बन 12 का 1/12, तो 12 का 1/12 भी क्या होगा, 1 होगा, उससे जितना गुना भारी है। जैसे सोडियम 23 है तो ये 23 हो जाएगा। जैसे कैल्शियम है वो 40 गुना भारी है तो उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 40 होता है। बस ये है बात यहाँ पर। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14। तो इन तीनों को तो अपन ने बेसिक मान ही लिया कैलकुलेशन के लिए ही। तो 1 से जितना गुना भारी, 12 का 1/12वें भाग का जितना गुना भारी, और ऑक्सीजन 16 के 1/16वें भाग का जितना गुना भारी। ठीक है, ऐसे। अब जैसे कहेंगे नाइट्रोजन का 14 है और इसकी कार्बन के अकॉर्डिंग तुलना करें तो कार्बन 12 का 1/12वां भाग कितना आएगा, 1 आएगा। इसका जितना गुना तो कितना है, 14 गुना है ये नाइट्रोजन। ठीक है, इस तरह से सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40। और बाकी भी जो परमाणु हैं जब जब अपने को जरूरत पड़ेगी उनके परमाणु द्रव्यमान है वो साथ साथ याद होते जाएंगे, यहाँ एक साथ उनको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लोरीन का 35.5 है, इसको मैंने यहाँ थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करी है कि क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, 17Cl35 और 17Cl37, यानी ये समस्थानिक हैं। समस्थानिक जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। अब जो क्लोरीन 35 है वो प्रकृति के अंदर 75% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 75%। और जो क्लोरीन 37 है वो 25% पाया जाता है। तो इनका योगदान 100 में से कितना रहेगा, तो जिसका परमाणु द्रव्यमान 35 है वो 75% है। तो इसको अपन इसके द्रव्यमान में योगदान निकालने के लिए परसेंटेज को संख्या में बदलेंगे, 100 का भाग लगा देंगे। तो 35 × 75/100 प्लस 37 × 25/100, इसको जब सोल्व करोगे आप तो ये कितना आएगा, 35.5 आ जाएगा। इस तरह से अपन इसका औसत परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। औसत परमाणु द्रव्यमान है वो कितना होता है, 35.5 होता है। यही कैलकुलेशन में काम लेते हैं। परमाणु द्रव्यमान को प्रारंभ में एटॉमिक मास यूनिट AMU किस यूनिट के रूप में, AMU के रूप में लिखा जाता था, एटॉमिक मास यूनिट के रूप में लिखा जाता था। वर्तमान में इसको IUPAC के द्वारा केवल U यानी कि यूनिफाइड यूनिट के रूप में, इकाई के रूप में लिखना स्वीकारा है। यानी वर्तमान में अपन जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान है तो उसको 24 U लिखेंगे, या फिर इस यूनिट वाले को U ग्राम के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। कैलकुलेशन करते समय अधिकतर यही यूज करते हैं, हालांकि ग्रामों में द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें अपन इसको मोल कंसेप्ट के अंदर और भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो इकाई द्रव्यमान है उसको ग्राम द्रव्यमान में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मोलों में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आयतन है उसको लीटर में कैसे अभिव्यक्त करते हैं, वो मोल कंसेप्ट के अंदर पूरा देखेंगे अपन। लेकिन सामान्य तौर पर ये जो नंबर्स हैं वो यूनिट के रूप में यानी यूनिफाइड यूनिट के रूप में ही अभिव्यक्त किए जाते हैं। चलिए, तो पहले एटॉमिक मास यूनिट के रूप में, वर्तमान केवल U के रूप में ही, यूनिट के रूप में ही लिखे जाते हैं। आगे बात करते हैं, देखिएगा रासायनिक संयोजन के नियम, जिसके अंदर जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जिन नियमों के ऊपर आधारित था उन्हीं की। तो एंटोनी एल लेवोइजिए या लेवोइजियर भी कहा जाता है इनको, है ना, लेवोइजियर इस रूप में भी लिखा जाता है या फिर लेवोइजिए भी लिखा जाता है, और जोसेफ एल प्राउस्ट, यानी अपन ध्यान में रखेंगे लेवोइजिए और प्राउस्ट, इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा क्या दिए गए, रासायनिक संयोजन के नियम दिए गए। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान। किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता, यानी कि आप कोई नया परमाणु, देखो ये चीज़ है वो थॉमसन की जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अंदर कही गई है कि परमाणु का न तो सृजन हो सकता न ही विनाश हो सकता। जब परमाणु का सृजन और विनाश नहीं होगा तो परमाणु द्रव्यमान का भी ना तो सृजन होगा और ना ही विनाश होगा। यानी आप परमाणु को ना तो हटा सकते, जितने परमाणु अभिकारकों में हैं उतने ही उत्पादों में होंगे, तो जितना द्रव्यमान परमाणुओं का होगा, अभिकारकों का होगा, उतना ही द्रव्यमान किसका होगा, उत्पादों का होगा। तो द्रव्यमान का ना तो सृजन और न ही विनाश किया जा सकता है, अर्थात क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान है वो क्रिया फलों के कुल द्रव्यमान के क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अब देखो, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल का निर्माण हुआ,
तो इसमें संतुलित समीकरण देखेंगे तो 2H2 प्लस O2 से 2H2O का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है वो कितना होता है, 1 होता है। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1, तो दोनों का हो गया 2, और 2 अणु यहाँ पर हैं तो कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। 4 यूनिट ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का जो यहाँ भाग ले रहे हैं उनका द्रव्यमान हो गया। फिर दूसरा अभिकारक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एक का होता है 16, तो दोनों का यानी आणविक द्रव्यमान इसका क्या हो गया, 32 हो गया। ठीक है, 32 यूनिट या यूनिफाइड इकाई कह सकते हैं इसको अपन। अब यहां देखिएगा, जल के अंदर बात करें तो हाइड्रोजन जो है उसका 1, तो टोटल दोनों का मिला करके इतने की बात करता हूं तो दोनों का कितना हो गया, 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16। इसका मतलब जल का जो अणु बाहर है वो कितना होता है, 18 होता है। तो जल के एक अणु का बाहर 18, तो दोनों का कितना हो जाएगा, 36। समझ गए बात को। अब देखो 36 यूनिफाइड इकाई, या इसको अपन क्या कह सकते हैं, 36 ग्राम कह सकते हैं। द्रव्यमान को ग्रामों में व्यक्त करें तो वो ग्राम परमाणु द्रव्यमान या ग्राम अणुभार कहलाता है, 36 ग्राम। तो कैसे प्राप्त हुआ ये, 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन से मिलकर 36 ग्राम क्या बना, जल बना। अब देखो यहाँ पर ये भी 4 और 32 टोटल कितना है, 36, और यहाँ पर भी क्या है, 36। परमाणु द्रव्यमान का या परमाणुओं की संख्या का ना तो कोई नया परमाणु आया, ना कोई परमाणु है वो यहाँ से एब्सेंट रहा, गायब हुआ, संतुलित हैं, कंप्लीट हैं, स्थिर अनुपात है, और ना ही कोई द्रव्यमान है उसका सृजन हुआ और ना ही द्रव्यमान का ह्रास हुआ, अर्थात उसका विनाश हुआ, उसकी कमी हुई। तो यही क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, और लेवोइजियर और प्राउस्ट के द्वारा ये नियम दिए गए हैं। अब देखिए आगे है स्थिर अनुपात या फिर निश्चित अनुपात का नियम। तो ये बात भी पहले भी मैं समझा चुका हूं, और यहाँ देखेंगे प्राउस्ट के अनुसार, वही लेवोइजियर और प्राउस्ट ये इन बातों को कहते हैं। इनके अनुसार क्या कहा गया है, किसी भी यौगिक में, कोई भी यौगिक हो, अमोनिया हो, जल हो, NaCl हो, कैल्शियम क्लोराइड हो, पोटेशियम क्लोराइड हो, पोटेशियम सल्फेट हो, सल्फ्यूरिक अम्ल हो, कोई सा भी हो, में तत्व और उन तत्वों के परमाणु सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में, द्रव्यमान का अनुपात फिक्स होता है, और इसको अपन संख्या के अनुपात के रूप में भी कह सकते हैं। यहां मैंने लिखा है कि संख्या का अनुपात है वो भी हमेशा क्या रहता है, निश्चित रहता है। लेकिन इन्होंने जो बात करी है वो किसके रूप में करी है, द्रव्यमान के अनुपात के रूप में करी है। ठीक है, तो क्या कहते हैं इनके शब्द देखो कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान अनुपात में उपस्थित होते हैं या संयोग करते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो, किसी भी व्यक्ति ने प्राप्त किया हो, या कोई भी प्रोसेस, कोई भी मेथड काम में ली गई हो उसे बनाने के लिए, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात का। उनमें द्रव्यमान का अनुपात सदैव क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। तो द्रव्यमान का अनुपात निश्चित रहेगा, स्थिर रहेगा। तो निश्चित अनुपात का नियम। अब एग्जाम्पल देखते हैं, H2O जल, इसके अंदर 2 तरह के परमाणु हैं, यहाँ पर 2 तरह के तत्व हैं। कौन कौन सा तत्व, 2 कौन कौन से हैं, एक तो हाइड्रोजन तत्व है और दूसरा ऑक्सीजन तत्व है। हाइड्रोजन तत्व के कितने परमाणु, 2 ने भाग लिया, तो उसका द्रव्यमान भी एक एक करके क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। तो 16 हो गया, एक ही परमाणु तो 16 हो गया, यहाँ 2 परमाणु तो मिला के 2 हो गया। इसका जब सरल अनुपात करेंगे तो 2 का सरल 1 भी 2 का भाग देंगे ना, तो 2 में 2 का भाग 1 आ गया, और 16 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया, 8 आ गया। अब ये 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ये मिलकर क्या बनाएगी, 9 ग्राम जल का निर्माण करेगी। तो द्रव्यमान का अनुपात यहाँ पर क्या रहेगा, बिल्कुल स्थिर रहेगा, निश्चित रहेगा। इसी प्रकार से दूसरा कंपाउंड है, तो देखिएगा अमोनिया में नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है या द्रव्यमान होता है वो 14 है। हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 3 परमाणु है तो मिलकर के कितना, 3। अब हमेशा इसी अनुपात में अमोनिया बनेगी कि यदि अपन 14 ग्राम नाइट्रोजन मिलाएंगे और 3 ग्राम हाइड्रोजन मिलाएंगे तो क्या बनेगी, 17 ग्राम अमोनिया का निर्माण ही होगा। यदि अपन यहाँ पर 28 ग्राम नाइट्रोजन मिला देंगे और 6 ग्राम हाइड्रोजन मिला देंगे तो ही यहाँ पर 28 और ये 6 कितना आपका 34 ग्राम है, वो क्या बनेगी, अमोनिया बनेगी। तो हमेशा यही अनुपात इसके अंदर क्या रहता है द्रव्यमान का अनुपात निश्चित रहता है, संख्या का अनुपात भी निश्चित रहता है। जैसे अपन इन दोनों की बात कर लें,
H2O में हाइड्रोजन है, उसके हमेशा 2 परमाणु होंगे, ऑक्सीजन का हमेशा 1 परमाणु होगा। तो संख्या का अनुपात 2:1 होगा कि नहीं हो गया, फिक्स हो गया। यहाँ पर संख्या का अनुपात है वो नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन कितने, 3। तो अमोनिया में संख्या का अनुपात क्या हो गया, 1:3 हो गया। तो द्रव्यमान का अनुपात, जैसे अमोनिया में द्रव्यमान का अनुपात 14:3 रहता है, जल में द्रव्यमान का अनुपात है वो 1:8 रहता है। जल में द्रव्यमान का अनुपात कितना रहता है, 1:8। तो ये चीजें ध्यान में रखें, जल में द्रव्यमान का अनुपात हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1:8, यहाँ पर कितना 14:3 अमोनिया में। और संख्या का अनुपात देखें परमाणुओं की, तो ये 2:1 और यहाँ पर 1:3, ये मिल जाएगा आराम से। और भी कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, जैसे मान लो अपन कहें H2SO4, तो इसमें हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, इनकी संख्या का अनुपात 2:1:4, ये हो गया कि नहीं हो गया। इसी अनुपात में जब ये परमाणु जुड़ेंगे तो ही क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा। यदि यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। सामान्य रूप से यदि इसमें संख्या का अनुपात चेंज हुआ, संख्या का अनुपात चेंज होते हैं, द्रव्यमान का अनुपात भी चेंज, तो ना तो द्रव्यमान का अनुपात चेंज हो सकता है, ना ही संख्या का अनुपात चेंज हो सकता है। यह अनुपात हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यदि अनुपात चेंज हुआ तो वो यौगिक ही चेंज हो जाएगा फिर, ठीक है। जैसे अपन यहां पर H2O देख रहे हैं, कॉमन जल का अणु, यदि अपन ने इसको H2O2 कर दिया तो ये अब जल नहीं है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, यौगिक ही चेंज हो गया। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात ये 2:2, यहां सरल करें तो 1:1, यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड में आएगा, और जल में देखेंगे तो 2:1 आएगा। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरह से ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, देखिए अणु क्या है। परमाणुओं की बात है वो कंप्लीट हुई, परमाणुओं के जो सिद्धांत हैं उनकी भी, रासायनिक संयोजन के नियम हैं उनकी भी बात हुई कंप्लीट। अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह है जो स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकता है। परमाणु के लिए अपन ने कहा था कि वो स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकता, एक्सेप्शन था, जो क्रिया गैसें हैं वो रह सकती हैं। तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का संयोग समूह है जो स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकता है, वो क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। क्या कहलाएगी, परमाणुकता। जैसे मान लो मैं यूं कहूं कि ऑक्सीजन के अंदर O2 होता है अणुसूत्र, तो इसमें कितने परमाणु हैं, 2 हैं, तो ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी हो गई, 2 हो गई। इसी प्रकार से मैं यूं कहूं कि जिस प्रकार से अपना ओजोन है, इसी का ऑक्सीजन के का ही दूसरा रूप है। ओजोन में 3 परमाणु होते हैं, O3, तो ओजोन की परमाणुकता कितनी हो गई, 3 हो गई। तो कहने का मतलब अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है वो उस अणु की क्या कहलाएगी, परमाणुकता कहलाएगी, ठीक है। अब जो अणु बनेंगे, जब परमाणु संयोग करेंगे, संयोग करके क्या बनाएंगे, अणु बनाएंगे। तो अणु हैं वो 2 तरह के बनेंगे। वो 2 तरह के कौन कौन से बनेंगे देखिएगा। अणु 2 प्रकार के, एक समपरमाणुवीय अणु, समपरमाणुवीय मतलब सारे के सारे परमाणु एक जैसे ही, और एक जैसे परमाणु किसके होते हैं, एक ही तत्व के होते हैं। तत्व एक ही हो तो उसके सारे परमाणु क्या होंगे, समान होंगे। अपन ने जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अंदर ये बात देखी। तो एक ही तत्व के परमाणु से बने अणु हैं वो क्या कहलाते हैं, समपरमाणुवीय अणु कहलाते हैं। और इनको तत्वों के अणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्वों के अणु, यानी एक ही तत्व के अणु। जैसे मान लो मैं कहूँ कि हाइड्रोजन का अणु, तो हाइड्रोजन का अणु तत्व का अणु हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। और एक ही तत्व के परमाणु से तो हाइड्रोजन के ही 2 परमाणु मिले, ये क्या बन गए, समपरमाणुवीय अणु। ये है क्या रहेगा, H2 ले लो, O2 ले लो, ठीक है ना। इस तरह से N2 ले लो, नाइट्रोजन का अणु कोई सा भी है। जैसे अपन फॉस्फोरस का ले लें, P4 अणु है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक ही प्रकार के तत्वों के परमाणु से मिलकर बने हैं। इसके बाद में दूसरा है विषम परमाणुवीय अणु। विषम परमाणुवीय यानी भिन्न भिन्न तत्वों के होंगे तब अलग अलग होंगे। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु गुणों के अंदर भी और द्रव्यमान में भी भिन्न भिन्न होते हैं। ये जॉन डाल्टन के सिद्धांत में अपन ने देखा। भिन्न भिन्न तत्वों के अर्थात भिन्न परमाणुओं के संयोग से बने अणु क्या कहलाते हैं, विषम परमाणुवीय अणु कहलाते हैं। और इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, यौगिक। क्योंकि यहाँ पर तो एक ही प्रकार के परमाणु हैं सारे के सारे, यहाँ पर 2 या 2 से अधिक अलग अलग तत्वों के परमाणु मिले, यानी अलग अलग तत्वों ने संयोग किया, तो संयोग से बने क्या, यौगिक। योग से क्या बने, यौगिक। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर H2O, तो इसमें 2 परमाणु तो हाइड्रोजन के और 1 परमाणु किसका, ऑक्सीजन का। क्या किया, योग। योग करके क्या बनाया, यौगिक।
समझ गए बात को? तो बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। समपरमाणवीय अणु एक ही प्रकार के परमाणु यानी एक ही तत्व के परमाणु, और विषम परमाणवीय अणु अलग अलग प्रकार के परमाणु। तो अलग अलग तत्वों के जब परमाणु जुड़ेंगे क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। अमोनिया NaCl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, यहाँ एक परमाणु कैल्शियम का, 2 परमाणु क्लोरीन के, एक नाइट्रोजन का, 3 हाइड्रोजन के, एक सोडियम का, एक क्लोरीन का। ठीक है, ऐसे यहाँ जो समपरमाणवीय अणु हैं उनके अंदर देखिएगा एक परमाणु का अणु, ये एक परमाणु का अणु है, इसमें ये चीज़ अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर संयोग नहीं हो रहा होता है। ठीक है, अकेले एकल परमाणु के रूप में, हालांकि ये भी स्वतंत्र अस्तित्व के अंदर तो नहीं रहते हैं क्योंकि ये यौगिक बना लेते हैं, आगे संयोग करके यौगिक के रूप में आ जाते हैं। लेकिन जितने भी धातु हैं उनके परमाणु को अपन ऐसे नहीं लिखेंगे अकेला, जैसे Na2, ऐसा अणु इनमें नहीं बनता, ये एकल परमाणु होते हैं, एक परमाणु के अणु। तो धातु जितने भी हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है, सोना है, सारे के सारे एकल परमाणिक होंगे। अक्रिय गैसें हैं वो संयोग वैसे भी नहीं करती हैं, तो हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ये सभी अक्रिय गैसें हैं, वो एकल परमाणु का अणु के रूप में पाई जाती हैं। इनमें 2-3 परमाणु ऐसे जुड़ते नहीं हैं। फिर द्विपरमाणु अणु, यानी इनकी परमाणुकता 2 है, इनकी परमाणुकता 1 है। परमाणुकता 1 का मतलब कि अणु के अंदर एक ही परमाणु होता है। यहाँ परमाणुकता 2 का मतलब अणु के अंदर 2 परमाणु उपस्थित होते हैं, जैसे N2, O2, Cl2, H2 आदि, है ना। यानी कि नाइट्रोजन का अणु बनेगा तो N2 बनेगा, ऑक्सीजन का अणु बनेगा तो O2 बनेगा, क्लोरीन का Cl2 बनेगा, और हाइड्रोजन का क्या बनेगा? H2 बनेगा। ये इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संयोजकता होती है उसके बेसिस के ऊपर ये बनते हैं। त्रिपरमाणु अणु, यानी परमाणुकता 3 है, अर्थात ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3 होते हैं, तो O3 इसका क्या होता है? अणुसूत्र होता है। चतुर्परमाणु अणु, 4 परमाणु जिसमें हैं, तो जैसे फॉस्फोरस P4, फॉस्फोरस में 4 परमाणु होंगे। बात करें बहुपरमाणु अणु, तो सल्फर के एक परमाणु में कितने हैं? एक अणु में कितने परमाणु हैं? 8 परमाणु हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुपरमाणु का अणु इसको कहा जाएगा। तो इस प्रकार से अपनी बात हुई अलग अलग अणुओं की, और अणु 2 प्रकार के, समपरमाणवीय और एक विषम परमाणवीय अणु। इसके बाद में बात करते हैं, आगे देखिएगा आणविक द्रव्यमान। जैसे एक अकेले परमाणु का, जैसे मैंने कहा कि H का परमाणु द्रव्यमान 1 यूनिट, तो H2 अणु का क्या हो जाएगा? दोनों परमाणुओं के द्रव्यमान को जोड़ दो, 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2 यूनिट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? जैसे मैंने यूं कहा कि H2O, तो H2 में दोनों का मिलाकर के कितना हो गया? 2, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 16 और 2 कितना? 18। ये लो भाई, अपन ने क्या किया इसके अंदर? 18 यूनिट इसका जो, या 18 ग्राम इसका जो आणविक द्रव्यमान हुआ। तो मुख्य रूप से जितने परमाणु इसमें भाग ले रहे हैं, संयोग कर रहे हैं, उन सभी परमाणुओं के द्रव्यमान को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए, और जो जोड़ेंगे वही अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा? आणविक द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा क्या है इसके अंदर। देखिए, किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान को जोड़ने पर, ये यहां पर नाम लिखा नहीं गया, जोड़ने, ठीक है, सभी परमाणुओं के द्रव्यमान को जोड़ने पर प्राप्त मान अणु का आणविक द्रव्यमान या फिर अणु भार कहलाता है, यानी मोलिकुलर वेट कहलाता है, या मोलिकुलर मास कहलाता है। समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से। डेफिनेशन है वो कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अलग अलग यौगिकों के जो आणविक द्रव्यमान हैं वो पूछे जाते हैं, तो अपने को सभी उसके अणुसूत्र पता होना चाहिए, और अणुसूत्र के बाद में उनके परमाणु द्रव्यमान पता होंगे, तो परमाणु द्रव्यमान को अपन ऐड करके और क्या निकाल लेंगे? आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे। उसके बाद एक बात आती है सूत्र इकाई द्रव्यमान। ये केवल बात को घुमा करके कहने का ही एक तरीका है। बाकी आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो अणुसूत्र लिखेंगे, और अणुसूत्र में जितने परमाणु हैं उन सब के परमाणु के द्रव्यमान को जोड़ेंगे, तो सूत्र का द्रव्यमान है वही तो आणविक द्रव्यमान है। तो इसी को अपन ने क्या कह दिया यहाँ पर? सूत्र इकाई द्रव्यमान कह दिया। यह आणविक द्रव्यमान ही है एक तरह से। अणु का सूत्र लिखने पर उसके संगठक परमाणु प्राप्त हो जाएंगे, सारे परमाणु का अपने को पता चल जाएगा। सपोज दैट मैं H2SO4 ये लिखा मैंने, तो अपने को पता चल गया इसमें 2 हाइड्रोजन हैं, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, ठीक
ठीक है। तो जैसे दोनों हाइड्रोजन का 2 हो गया, सल्फर का 32 हो गया, ऑक्सीजन का 16 होता है और 4 परमाणु हैं, तो ये 16 चौके 64 हो गया। अब 64, 32 और ये 2, इनको जोड़ दिया और जोड़ने के ऊपर टोटल जो प्राप्त हुआ है यहाँ पर 4 2 6 2 8 और 6 और 3 है 9, ये लो 98 ग्राम, ठीक है, पर मोल। एक मोल का मोलर मास या मॉलिक्यूलर द्रव्यमान या सूत्र द्रव्यमान या फिर आणविक द्रव्यमान कितना हो गया, 98 यूनिट प्राप्त हो गया। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, टोटली ये जो आणविक द्रव्यमान या सूत्र द्रव्यमान है वो निकाल लेंगे। तो देखिए क्या है, अणु सूत्र लिखने पर उसके संगठक परमाणु प्राप्त होते हैं, जिनके परमाणु भार को जोड़ने पर, परमाणु के अलग अलग परमाणु भार को जोड़ दो, जोड़कर क्या करते हैं, सूत्र इकाई द्रव्यमान प्राप्त कर लेते हैं। और इन्हें भी, यानी चाहे सूत्र इकाई द्रव्यमान हो चाहे आणविक द्रव्यमान हो, इसको भी यूनिफाइड यूनिट यू के द्वारा ही अभिव्यक्त किया जाता है। और उसके बाद वही मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इनको जो ग्राम द्रव्यमान के अंदर भी अभिव्यक्त किया जाता है। तो देखिएगा आगे कुछ यौगिक दे रखे हैं, उनके अणु भार कह सकते हो, उनके सूत्र भार कह सकते हो, या जो अणु का सूत्र लिखा हुआ है, ये अणु सूत्र 1 मोल है, पदार्थ की 1 मोल मात्रा होती है ये। आगे अपन देखेंगे मोल कंसेप्ट है वो अगली क्लास के अंदर। तो यहाँ पर इसका अणु भार निकालोगे तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी, 2, प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान कितना, 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे या जोड़ दोगे, 1 + 1 एक ही बात है, प्लस ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी, 1, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना, 16। अब ये 2 × 1 2 प्लस 16 × 1 16, 16 और 2 को जोड़ा 18 यूनिट। आराम से निकाल लेंगे, बहुत सी आसान सी चीज़ है, इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की भी आवश्यकता नहीं। HNO3 में हाइड्रोजन का 1 परमाणु 1 द्रव्यमान, नाइट्रोजन का 1 परमाणु 14 परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन के 3 परमाणु और प्रत्येक का 16 परमाणु द्रव्यमान। अब ये 16 × 3 48, 48 और ये 14 और 1 15 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 63, 63 यूनिट। NaCl की बात करें, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23, क्लोरीन का 35.5, दोनों के एक एक ही परमाणु हैं, 35.5 और 23 को जोड़ा 58.5, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम का 1 ही परमाणु और 40 इसका परमाणु द्रव्यमान, क्लोरीन के 2 परमाणु और प्रत्येक का 35.5, 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 71 और 71 में 40 ऐड किया, कितना हो गया, 111 यूनिट, ठीक है, या इसको यूनिफाइड इकाई के रूप में कहा जाएगा। तो इस प्रकार से अपन अलग अलग अणु हैं या अलग अलग जो सूत्र हैं उनके सूत्र द्रव्यमान या फिर अणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान अपने निकाल सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे बात करते हैं आयन। आयन क्या है, यानी यौगिक कैसे बनते हैं, तो यौगिक हैं वो आयनों के जुड़ने से बनते हैं। तो पहले अपन आयनों की बात करते हैं। ये सभी चीज़ें परमाणु और अणु वाले टॉपिक के अंतर्गत शामिल हैं और एग्जाम के अंदर पूछी जाने वाली बातें हैं। आवेशित परमाणु या फिर परमाणुओं का आवेशित समूह है वही क्या कहलाएगा, आयन कहलाएगा। जैसे मैं कह दूं Na+ या मैं कह दूं Cl-, तो ये क्या है, आवेशित परमाणु है कि नहीं है, ये धनावेशित परमाणु है, ये ऋणावेशित परमाणु है, ये धनायन हो जाएगा और ये ऋणायन हो जाएगा। तो आवेशित परमाणु क्या कहलाएंगे, आयन कहलाएंगे। या फिर परमाणुओं के समूह है, जैसे मैं कहूँ NH4+, तो परमाणु नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु, इनका परमाणुओं का समूह है और कैसा, आवेशित। तो आवेशित परमाणु या परमाणुओं के आवेशित समूह है ही क्या कहलाते हैं, आयन कहलाते हैं। अब आयन है वो 2 तरह के हो सकते हैं, ऋणायन और धनायन, एनायन और केटायन 2 तरह के हो सकते हैं। धातु जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, धनायने बनाते हैं। धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, धनायने बनाते हैं। ध्यान में रखेंगे इस चीज को। चाहे वो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो धनावेश 1 आ जाएगा, 2 त्यागेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 त्यागेंगे तो 3 आ जाएगा, n त्यागेंगे n आ जाएगा, इस तरह से। अब देखिएगा यहाँ पर जैसे सोडियम Na+, K+, Ag+, Cu+, को मैंने ब्रैकेट में यहाँ पर फर्स्ट लिखा है। इसका मतलब कि कॉपर की परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, जिनमें से 1 त्याग दिया तो कॉपर फर्स्ट हो जाएगा, 2 त्याग दिए यहाँ पर तो ये सेकंड हो जाएगा। और अपन जानते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था जहाँ कम होती है वहाँ नाम में लगाया जाता है अस, ठीक है, और जहाँ ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा होती है उसमें लगाया जाता है इक, ठीक है। तो अस और इक, तो यहाँ पर देखो कॉपर से क्यूप्रस बन गया और यहाँ 2 यानी ज़्यादा वाली ऑक्सीकरण अवस्था, तो कॉपर से क्या बन गया, क्यूप्रिक आयन बन गया।
ये सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, नाम है वो अलग अलग नहीं है, तत्वों के आधार पर ही हैं। ये सिल्वर आयन है, ये कॉपर का क्यूप्रस आयन है। फिर मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, जिंक का आयन, आयरन सेकंड, और एक होता है Fe3+। तो इसमें ऑक्सीजन अवस्था थर्ड है कि नहीं है? तो ये यहाँ देखो, यहाँ 1 और 2 में तुलना हुई तो 1 वाले को अस और 2 वाले को इक। यहाँ तुलना 2 और 3 में हो रही है तो 2 वाले को यानी कम वाले को अस यानी फेरस, और 3 वाले को क्या कहेंगे? फेरिक आयन कहेंगे, फेरिक। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये द्विधन आयन हो गए। फिर अपन बात करते हैं आगे, देखिएगा एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोष में, संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन भी 1 त्यागेगा, 2 त्यागेगा, 3 त्यागेगा। ये इनके संयोजकता कोष में यानी बाह्यतम कोष के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसमें अष्टक पूरा करने की ये कोशिश करते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए यदि 8 इलेक्ट्रॉन त्याग कर प्राप्त कर सकते हैं, त्याग करके, और बाहर वाले कोष को तो क्या करते हैं? बिल्कुल हटा दें, और अंदर वाला है वो बाह्यतम कोष बन जाएगा। फिर तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर जब बनाएंगे तब तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को, बाहर वाले कोष को क्या कर देंगे? गायब हो जाएगा वो। और जहां 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, देखो अष्टक के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यदि इस 8 से इसके पास में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तब तो इनको त्याग दिया जाएगा। यदि मान लीजिए इसके पास में 5, 6, 7 ऐसे इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में हैं, तो 5 है तो ये 3 ग्रहण करना चाहेगा, 6 है तो 2 ग्रहण करना चाहेगा, 7 है तो 1 ग्रहण करना चाहेगा, और ये 5 और 3 8, 6 और 2 8, 7 और 1 8, ऐसे अष्टक पूरा करने की कोशिश ये करेंगे। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा होता है एल्यूमिनियम के अंदर 2, 8 और 3। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 3, ऐसे होते हैं। अब यदि ये इस कोष को ही गायब कर दे तो बाह्यतम कोष ये बन गया, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो इसी तरह से ये 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागने की कोशिश करता है। आयरन भी 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो आयन कौन सा बनाएगा? फेरिक बनाएगा। तो ये बात बता चुका हूं मैं कि कम ऑक्सीजन अवस्था वाले में अस और ज्यादा वाले में इक। फिर अधातु तत्व जो होते हैं, अधातुओं में हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, और ग्रहण करने से क्या बनते हैं? इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, तो फिर उस ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से इस आयन पर भी कैसा आवेश आ जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा। ये ऋणावेशित आयन यानी कि ऋणायन बन जाएंगे। जैसे हेलाइड जितने भी होते हैं, हेलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनमें क्या होता है? बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 हैं तो ये 1-1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से चार्ज आ गया -1। -1 लिखने की आवश्यकता नहीं, चाहे माइनस लगा दिया तो ये -1 ही है। Cl-, Br-, I-, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड यानी हेलाइड आयन। फिर O, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 होते हैं तो अष्टक पूरा करने के लिए 2 ग्रहण करेगा। सल्फर के अंदर भी 6 होते हैं तो 2 ग्रहण करेगा। तो O-2 आयन है, या 2- या -2 कह सकते हैं, ऑक्साइड आयन हो गया, ये सल्फाइड हो गया। इसी प्रकार से नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो 3- या -3 यानी कि नाइट्राइड आयन बनाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हमेशा अधातुओं के द्वारा क्या बनाए जाते हैं? ऋणायन बनाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन आगे, हाइड्रोजन परमाणु जो है उसके अंदर तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, और पहले कोष के अंदर ये नाभिक, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो ये तो द्विक नियम की पालना करता है। ये हाइड्रोजन और हीलियम दोनों जो होते हैं वो द्विक नियम की अनुपालना करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में हो गए तो वो स्थायी है। तो हाइड्रोजन के पास 1 है। अब यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर ले, -1 वाली पोजीशन में चला जाए तो द्विक पूरा हो जाए, या फिर ये 1 है इसको त्याग करके +1 बना ले और टंटाई खत्म। ठीक है, तो ये दोनों तरह की। हाइड्रोजन है उसमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन, जो धनायन बनेगा वो क्या बनेगा? H+, और इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, है ना? कि हाइड्रोजन परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर तो बनाता है धनायन, और उस धनायन को अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आयन बोलेंगे। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये क्या बनाता है? ऋणायन बनाता है H-, जिसको हाइड्राइड आयन बोलेंगे। ध्यान में रखें, H+ हाइड्रोजन, H- हाइड्राइड, और OH- हाइड्रोक्साइड, ये है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है देखिए धातु धनायन बनाते हैं, अधातु हैं वो ऋणायन बनाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन भी बना सकता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन भी बना सकता है। तो ये बात हुई एकल परमाणु वाले आयनों की। अब बहु परमाणुक आयन यानी एक से ज़्यादा परमाणु आपस में मिल करके भी, और कोई यानी कि अपन कह सकते हैं कि परमाणुओं का आवेशित समूह है।
परमाणुओं का आवेशित समूह है वो क्या है, बहुपरमाणुक आयन है। धनावेशित या ऋणावेशित दोनों ही हो सकते हैं। संयुक्त जो आयन हैं वो धनावेशित भी हो सकते हैं, ऋणावेशित भी हो सकते हैं। जैसे अमोनियम आयन है NH4+, हाइड्रोक्साइड आयन OH-, नाइट्रेट आयन NO3- और नाइट्राइट आयन NO2-। देखो ध्यान में रखेंगे, एक है नाइट्राइड डे, तो ये है N3- नाइट्रोजन आयन। फिर नाइट्रेट है NO3 और नाइट्राइट डे की जगह टे, तो ये है NO2-। ध्यान में रखेंगे। बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। तो ये होता है HCO3- कार्बोनेट CO3 2- या -2 कह सकते हो। सल्फाइट एक था सल्फाइड S2-, ये सल्फाइट SO3 और ये सल्फेट SO4 और फॉस्फेट PO4 तो ये इनके सूत्र और इनके ऊपर आवेश ये ध्यान में रहने चाहिए। और इनके लिए अपनी यूँ तो पूरा, चलो मैं इसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ कि ऑक्सीजन है इसकी यहाँ पर, जैसे OH- कैसे बना, OH- तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 थी ऑक्सीजन अवस्था, हाइड्रोजन के ऊपर +1 थी। अब +1 और -1 के अंदर -1 बच गया, तो OH और ये -1 बच गया। लेकिन ये इतना सारा बताने का कोई मीनिंग नहीं निकलता है। जो BSc करके आए हुए स्टूडेंट हैं ये इतना बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और अगर इतना सही कि ये सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन कैसे बने, इतना भी नहीं समझ सकते, तो फिर तो 3rd ग्रेड की एग्ज़ाम है वो एक बहुत बड़ी पेचीदा काम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब अपन ने आयन देख लिए, आयनों से क्या बनेंगे, रासायनिक सूत्र बनेंगे। आयन जब जुड़ेंगे आयनों से आयनिक यौगिक बनेंगे, सहसंयोजक बंधों से सहसंयोजक यौगिक बनेंगे। अणु सूत्र कैसे लिखा जाएगा, तो देखो किसी भी तत्व द्वारा बंध बनाने की क्षमता या इलेक्ट्रॉनों से संयोग करने की क्षमता है वो क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता कहलाती है या संयोजन शक्ति कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। कितने बंध बना सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, कितने ग्रहण कर सकता है, वो उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है। ये तो एक कॉमन सी संयोजकता की बात हो गई। अब सूत्र कैसे लिखोगे, तो सूत्र लिखने के लिए अपने को नाम ही इसी तरह से लिखा हुआ मिलता है। नाम में बाईं ओर धनायन का नाम, पहले धनायन का नाम लिखा हुआ मिलता है, बाद में ऋणायन का नाम लिखा हुआ मिलता है। तो बाईं ओर यानी पहले बाईं ओर धनायन का प्रतीक लिखो, चाहे वो धनायन है वो सरल धनायन है यानी एक ही परमाणु से मिलकर बना हुआ है, चाहे वो अनेक परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। दाईं ओर यानी बाद में ऋणायन का प्रतीक लिखो। प्रतीक के ऊपर जितना आवेश आना चाहिए, धनायन के ऊपर धनावेश आएगा और ऋणायन के ऊपर ऋणावेश आएगा, वो लिख दीजिए। फिर आवेश रहित, जैसे मान लो यहां पर मैं यूं कहूं कि Al3+ था, इसका मतलब ये तो प्रतीक, ये ऊपर आवेश हो गया। अब यहां पर केवल संयोजन संख्या, आवेश रहित यानी आवेश को छोड़ दो, प्लस माइनस को छोड़ दो और केवल संख्या ले आओ। जैसे यहां पर संयोजन संख्या 3 है तो ये यहां Al3 होने पर 3 ले आते हैं अपन। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो ऋणावेश है उसमें माइनस जो सिंबल है उसको छोड़ दो और केवल संयोजन संख्या को नीचे, संयोजकता को केवल नीचे लेकर के आ जाओ। जैसे मान लो यहाँ पर क्लोरीन है Cl माइनस, तो माइनस को छोड़ दो और केवल एक, भाई -1 तो है ही कि यहाँ पर, इसको लेके आ जाओ। अब क्या करो, यहाँ जो संख्या लाए इसको इधर और इसको इधर, आवेश संतुलन करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आवेश क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आवेश संतुलन हेतु संयोजन संख्या को धनायन व ऋणायन के नीचे क्रॉस लिखते हैं। क्रॉस करके ऋणायन वाली जो संख्या थी वो धनायन के नीचे और धनायन वाली ऋणायन के नीचे क्रॉस करके लिखेंगे। यदि परमाणु संयुक्त है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर SO4 2- था और इधर संख्या 3 आ रही थी, तो उस 3 को लिखेंगे तो यहाँ, ये तो नीचे चला ही जाएगा ना उधर 2, 3 को यहाँ ब्रैकेट लगाकर फिर उसके बाहर लिखेंगे। ये सभी अपन सूत्रों के अंदर देखते हैं तो कॉमन सी बात है। संयुक्त या बहुपरमाणुक आयन के नीचे क्रॉस संयोजकता लिखते समय आयन के प्रतीक को पहले छोटे कोष्टक में लिखेंगे, प्रतीक को छोटे कोष्टक में लिखेंगे और उसके बाहर
क्रॉस संयोजकता है वो लिखी जाएगी। तो ये कॉमन सी बात है, आराम से ये ध्यान में रह जाएंगी। ये सारा का सारा इसी तरह से अपने नोट्स के अंदर छाप लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ है वो साबित होने वाली है। आगे बात करते हैं अपन। अब देखो क्रॉस करके ये यहाँ पर अपने फाइनल अणु सूत्र या फिर जो भी यौगिक है उसके सूत्र लिखने के कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड अपने को दिया, तो हाइड्रोजन का प्रतीक लिखा H और आवेश लिखा प्लस, क्लोराइड आयन Cl-। अब ऊपर आवेश 1 है तो संख्या 1 आ गई, फिर यहाँ पर आवेश 1 है तो संख्या 1 आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो H के नीचे भी 1 और Cl के नीचे भी 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, तो सूत्र क्या बन गया HCl। है बहुत आसान सा। हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन H+, सल्फाइड S2- या -2 लिख सकते हो। इसके ऊपर आवेश 1, इसके ऊपर आवेश 2, प्लस माइनस को हटा दिया अपन ने। अब 2 को इधर और 1 को इधर, यानी H के नीचे 2 ले जाओ और S के नीचे 1, तो H के नीचे 2 और S के नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, स्वयं प्रतीक है वो भी 1 का प्रतीक होता है, 1 को प्रदर्शित करता है। तो सूत्र बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो कार्बन टेट्रा से अपने को कोई मतलब नहीं, अपने आप आ जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो कार्बन का संकेत लिखा C, क्लोराइड का लिखा L, कार्बन +4 -4 इस प्रकार से धातु होता है तब उस समय -4 ही दर्शाता है, लेकिन यहाँ पर क्लोराइड आयन है वो ज़्यादा विद्युत ऋणी है, इसलिए कार्बन हमेशा विद्युत धनी के रूप में काम आएगा यहाँ पर। तो +4, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉनों का साझा हो, त्याग हो, ग्रहण कर हो, वो कार्बन 4 ही करेगा, क्योंकि कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो 4 को त्यागेगा या फिर 4 ग्रहण करके अष्टक पूरा करेगा, या 4 का साझा करके और वो क्या करेगा पूरा अष्टक करेगा। तो त्यागेगा तब 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो +4 हो गया। अब इसके नीचे संख्या आ गई 4, इसकी आ गई -1 था तो 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कार्बन के नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं और Cl के नीचे 4, तो CCl4। सूत्र क्या बन गया CCl4 बन गया। क्या सूत्र बना CCl4 सूत्र है वो बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अब देखो यहाँ पर ये बात मेंशन भी की हुई है हमें कि कार्बन एक अधातु तत्व है, यानी कि माइनस के रूप में संयोजकता दर्शाता है या फिर ये साझा करता है ज़्यादा, परंतु यहाँ पर क्लोरीन है वो एक अधिक विद्युत ऋणी यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला है, और जब अधिक विद्युत ऋणी सामने है तो फिर ये विद्युत धनी की तरह यानी धनायन की तरह व्यवहार करेगा, होने के कारण C+4 के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है या आया है, तो CCl4 बन गया। फिर है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम का अपन जानते हैं Mg संकेत और +2 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भैया तुम 2 निकाल देगा। क्लोराइड Cl- संख्या 2 नीचे लेकर के आए, इधर 1 लेके आए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया Mg के नीचे 1 यानी Mg स्वयं और क्लोरीन के नीचे 2, तो सूत्र बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो देखिएगा एल्यूमिनियम का Al और धनायन 3+, ऑक्साइड का O-2, संख्या नीचे 3 और 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 गई एल्यूमिनियम के नीचे, 3 आया ऑक्सीजन के नीचे Al2O3, एल्यूमिना भी बोलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बोला जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं आगे, तो देखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का Ca प्रतीक और द्विधनायन बनाता है तो Ca2+, सारे के सारे ये धनायन पहले बता चुका हूं मैं। हाइड्रोक्साइड आयन OH- का मतलब -1, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, आवेश यही है, ये 2 OH के नीचे आया, OH एक संयुक्त आयन है, तो संयुक्त है तो देखो छोटे ब्रैकेट में लिखा, नीचे क्या लिख दिया 2 लिख दिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो गया CaOH2। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम आयन NH4+, एक संयुक्त धनायन है, और सल्फेट आयन SO4-2, ठीक है, ये क्या हो गया सल्फेट आयन हो गया, द्विधनायन हो गया। अब इसकी संख्या 1 और इसकी -2 है, तो ये कितनी हो गई 2 है वो NH4 के नीचे गई, तो NH4 संयुक्त था, कोष्टक में लिखा फिर 2 लगा दिया, और ये सल्फेट अकेला ही था तो ब्रैकेट वगैरह लगने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अमोनियम सल्फेट बन गया NH4 SO4, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपना अणु और परमाणु का जो चैप्टर है, और जो 3rd ग्रेड एग्जाम के अंदर पहली यूनिट का
पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है एक ही वीडियो के अंदर। ज़रूर से आपको ये क्लास है वो पसंद आई होगी, और यदि वीडियो पसंद आया है तो इतना आपका कर्तव्य बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक शेयर भी करें, ताकि मैक्सिमम अभ्यर्थियों को इसका लाभ है वो मिल सके। तो ऐसी ही क्लासेस रेगुलर इस चैनल के ऊपर आपको उपलब्ध होती रहेंगी। मनोविज्ञान की क्लासेस भी मिलेंगी, टीचिंग मेथड है, उसके लिए भी आपको कहीं भी चिंतित होने की, भागने की आवश्यकता नहीं है। टीचिंग मेथड कंप्लीट, मनोविज्ञान साइकोलॉजी है वो पूरी की पूरी कंप्लीट मिलेगी, चाहे वह आप सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। और थर्ड ग्रेड के लिए ये पूरा साइंस का पोर्शन मिलेगा, और सेकंड ग्रेड के लिए केमिस्ट्री है उसकी भी सारी तमाम 22 यूनिट हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसलिए लगातार चैनल के ऊपर जुड़े रहें और अपना सहयोग भी बनाए रखें। मिलते हैं फिर से एक और शानदार दमदार क्लास के लिए, तब तक अपनी तैयारी को जारी रखें। फिर से मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।